Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Chapter number 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टडी कर रहे हैं और लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स और टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड किया। आज भी हम थ्योरेटिकल पोर्शन को ही डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि मज़ीद हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो टॉपिक है सैम्पलिंग से रिलेटेड है। ये आप पिछले कुछ लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं, लेकिन अब तक जितना हमने अंडरस्टैंड किया है उसमें कुछ स्ट्रक्चर बिल्टअप होता है, एक यूं कह लीजिए एक फ्लो चार्ट बनता है जो आपको अब तक जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आप कर चुके हुए हो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए क्या था कि हमने सबसे पहले पॉपुलेशन को स्टडी किया। पॉपुलेशन से हमने मूव किया टुवर्ड्स सैंपल। हमने ये चीज अंडरस्टैंड की कि पॉपुलेशन क्या है, टोटलिटी ऑफ यूनिट्स, एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी। ठीक है, अब एक जिसको हमने लार्ज ग्रुप भी कहा था, यानी ये एक लार्ज ग्रुप होता है और वहां से आप एक स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सेलेक्ट कर लेते, दैट इज सैंपल। अब यहां दरमियान में जरा गौर करना है आपने कि पॉपुलेशन के एलिमेंट से जब हम शिफ्ट करते हैं सैंपल्स की तरफ तो दरमियान में एक पूरा प्रोसीजर है जिसको हमने कहा सैंपलिंग डिजाइन। यानी जब तक आपके पास सैंपल डिजाइन नहीं होगा आप सैंपल्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते। और सैंपलिंग डिजाइन क्या था? एक कंप्लीट रोड मैप, एक कंप्लीट प्रोसीजर जिसके तहत आप सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब उस प्रोसीजर को, उस रोड मैप को हमने क्या किया था? डिवाइड किया था। जरा गौर करना है आपने, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है। कि पॉपुलेशन जो है लार्ज ग्रुप था और पॉपुलेशन से हमने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है एनालिसिस के लिए। ठीक है, सैंपल्स को क्यों सेलेक्ट करना ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको बात बता रहा हूं कि पॉपुलेशन से जब हमने सैंपल्स की तरफ जाना है तो रास्ते में ये जो एक गैप है इसको फिल कौन कर रहा है? सैंपलिंग डिजाइन। और वो सैंपल डिजाइन कौन सा था? सैंपल डिजाइन जो था वो नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग था। ठीक हो गया? यानी आपने जब पॉपुलेशन से सैंपल्स में शिफ्ट होना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डिजाइन के तहत सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हो, क्या वो प्रोबेबिलिटी वाला है या वो नॉन प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो हो गया क्लियर कि आप फर्ज कर लें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर है। ठीक है, तो फिर आपने ये याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में फर्दर आपने फिर दो पोर्शंस को स्टडी किया था। वो था कि आप विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं या आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जरा गौर कीजिए, अभी आप यहीं हैं सेंटर में, अभी आप सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा प्रोसीजर होगा, फिर उस प्रोसीजर के अंदर फर्दर आपके पास कौन सी फर्दर टेक्निक्स है। यानी जब आपने ये देख लिया कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट में से हमने सेलेक्ट कर लिया है, देन फिर आप आगे पहुंचेंगे और अपने सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को माइंड के अंदर रखना है कि सैंपलिंग डिजाइन के बगैर आप सैंपल्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी प्रोसेस अप्लाई करने के बाद सैंपल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी मैंने अगर एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट करनी है तो मुझे पॉपुलेशन के बारे में कंप्लीट आइडिया होने के बावजूद मुझे सैंपल्स को सेलेक्ट करने की एक कंप्लीट टेक्निक और कंप्लीट प्रोसीजर पता होगा, देन मैं फिर सैंपल्स को सेलेक्ट करूंगा और फिर फर्दर उसका एनालिसिस आगे की तरफ लेके जाऊंगा। बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं
और मजीद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, लास्ट लेक्चर में आपने ये स्टडी किया था कि जो सैम्पलिंग डिजाइन है उसकी जो टाइप्स कह सकते हैं या उसके जो पाथ्स हैं वो दो तरह के हैं, रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आती है, और इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें हमने फर्दर कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, जिसमें अगर आपको याद हो तो उसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग थी, स्नोबॉल थी, ठीक है, जजमेंटल थी, यानी डिफरेंट टाइप्स थी। अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर मूव कर रहे हैं और देखने लगे हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या चीज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की भी हमने 4 डिफरेंट फेजेस या टाइप्स पढ़ी थी, उसमें से नंबर 1 थी आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा फोकस इसका हम लोग इसके ऊपर करते हैं, इसको आपको आइडिया हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे, तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखेंगे कि ये क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? इज अ प्रोसीजर जिसमें हम n यूनिट्स सैंपल्स के सेलेक्ट करते हैं। ये स्मॉल n है, याद रखना है आपने कि स्मॉल n रिप्रेजेंट किया जाता है फॉर सैंपल्स, यानी सैंपल्स के यूनिट्स को सेलेक्ट किया जाता है कहां से? पॉपुलेशन के यूनिट्स में से, जो कि कैपिटल N है। और इसमें एक रेंज भी गिवन है, आपको याद रखना है आपने कि स्मॉल n यानी जो सैंपल के यूनिट्स हैं वो 1 से लेकर कैपिटल N तक जाएंगे, यानी ये आपकी पूरी पॉपुलेशन है। दिस इज योर पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन की रेंज 1 से लेकर n तक है, और वही जो है आपके सैंपल्स की रेंज भी हो सकती है कि आपने 1 से लेकर कैपिटल N तक उसको सेलेक्ट करना है। अब किस तरह सेलेक्ट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने माइंड के अंदर रखना है कि इन सच अ वे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ड्रॉन फॉर एवरी यूनिट ऑफ सैंपल, यानी जब सैंपल का हर यूनिट आप सेलेक्ट करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यानी ये आप अजम्पशन कह लीजिए, कंडीशन कह लीजिए या नेसेसिटी कह लें, ये एक ही बात है कि जब भी आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग में सैंपल यूनिट को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें जो हर यूनिट के ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। जो कि क्या होगी, जरा गौर कीजिए कि अगर आपके पास पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं वो 1 से लेकर n तक हैं, तो यहां पर मेरे पास इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या एग्जिस्ट करेगी हर यूनिट की, यानी अगर मैंने एक सैंपल के लिए एक यूनिट सेलेक्ट करना है तो वो क्या होगी 1 बाय कैपिटल N, क्योंकि टोटल कितने हैं n और आपने उसमें से एक सेलेक्ट करना है। अगर एक और सेलेक्ट करना है तो वो भी क्या होगी, वो भी 1 बाय n होगी। यानी आपने ये याद रखना है कि हर पर्टिकुलर यूनिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 1 बाय n। यहां आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जनरेट होता है। याद रखिए कि अगर फर्ज कर लें कि मेरी पॉपुलेशन के यानी कैपिटल N की जो वैल्यू है वो 20 है, इफ अ पॉपुलेशन कंटेन्स 20 एलिमेंट्स, गौर करना है आपने मेरी बात पे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपके एमसीक्यूज में आगे आपसे पूछा जाएगा कि इफ अ पॉपुलेशन कंटेन्स 20 एलिमेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 यूनिट ऑफ द सैंपल। ठीक है, 1 यूनिट ऑफ द सैंपल को आपने अगर उसकी प्रोबेबिलिटी को देखना है तो वो क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 20 अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ठीक है, यानी जितने भी सैंपल के यूनिट्स आप सेलेक्ट करोगे हर यूनिट की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 20 होगी, अगर आपके पॉपुलेशन में कितने यूनिट्स हैं 20 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद एवरी सैंपल ऑफ साइज n हैज सेम प्रोबेबिलिटी। एवरी सैंपल, अच्छा दो तरह की चीजें हैं, एक है कि आप यूनिट को सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरी बात है कि सैंपल साइज, एवरी सैंपल ऑफ साइज n। ठीक है, यानी अब साइज n क्या चीज है इसको जरा माइंड के अंदर रखें, ये बातें आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होनी है। साइज n का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सैंपल में कितने यूनिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी फर्ज कर लें मेरे पास पॉपुलेशन है 5, 8, 16, 20, 40 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं अगर ये बात कहूं कि मेरे पास एक सैंपल में 3 यूनिट्स होंगे, यानी मैं एक सैंपल ड्रॉ करता हूं 8, 16 एंड 40,
ये मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहां पर जो साइज की बात हो रही है वो क्लियर कर लीजिए, दैट n इज इक्वल्स टू 3। सो स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सैंपल, यानी किसी पर्टिकुलर सैंपल के अंदर जितने एलिमेंट्स या यूनिट्स एग्जिस्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल साइज, ठीक है। अब पॉपुलेशन साइज फिर क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन किस अंदाज में है, आपकी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स कितने हैं, वो सारा प्रोसेस तो आपके माइंड के अंदर होगा, लेकिन जब हम पॉपुलेशन साइज की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन साइज का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉपुलेशन साइज एक डिफरेंट बात है और सैंपल साइज एक डिफरेंट बात है, ठीक है। अब पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, ये देखिए गौर कीजिए, मैंने यहां लिखा हुआ है कि अगर किसी पॉपुलेशन में 20 एलिमेंट्स हैं तो उसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे। बेटा ये बात याद रखना है आपने कि ये जो बातें हो रही हैं कि कैपिटल N क्या चीज है, स्मॉल n क्या चीज है, इसने आगे जाकर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में इस्तेमाल होना है। सो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए कि कैपिटल N की बात कहीं पर भी आपकी क्वेश्चंस के अंदर या आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यूज हुआ है तो वो कैपिटल N का मतलब है पॉपुलेशन के टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर कहीं पर स्मॉल n की बात हो रही है तो फिर आपने याद रखना है द साइज ऑफ सैंपल। साइज ऑफ सैंपल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सैंपल में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यहां से देखिए कि अगर मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया है 8, 16 एंड 40, तो फिर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 3 है। सो दिस 3 इज द सैंपल साइज। अच्छा जी, अब ये जो दूसरी बात हो रही है यहां पे गौर कीजिए, एवरी सैंपल ऑफ साइज n हैज सेम प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ, गौर कीजिएगा कि अगर मेरे पास एक सैंपल में 3 एलिमेंट्स हैं, यानी सैंपल साइज 3 है, या इसको हम यहां से अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स 5, यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 5 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां से मैंने साइज 3 के सैंपल्स अगर ड्रॉ करने हैं तो मैं बहुत से सैंपल्स ड्रॉ कर सकता हूं। यानी मैंने एक ये सैंपल ड्रॉ किया है, एक और सैंपल में ड्रॉ कर सकता हूं लाइक 16, 20 एंड 40, फिर एक और सैंपल ड्रॉ कर सकता हूं 5, 8 एंड 20 एंड सो ऑन। तो जो दूसरी कंडीशन है वो ये कह रही है कि आप साइज 3 के जितने भी सैंपल्स ड्रॉ करेंगे हर सैंपल की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। सो बहुत इंपॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट है। दो चीजें हैं, एक ये है कि आपके पास जितने एलिमेंट सेलेक्ट हो रहे हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है। यानी यहां से देखिए, अगर मैंने यहां 8 सिलेक्ट किया था तो 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, ठीक है, अगर विद रिप्लेसमेंट केस है। अगर मैंने 16 सेलेक्ट किया है फिर 1/5, अगर 20 सेलेक्ट किया है 1/5 एंड सो ऑन। इसी तरह जितने सैंपल्स ड्रॉ होंगे हर सैंपल की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। सो आपने ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस याद रखनी है सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और सिंपल रैंडम सैंपलिंग के हवाले से जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। फ्लैशबैक करना पड़ेगा आपको, अपना प्रीवियस लेक्चर माइंड के अंदर रखना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं यहां पर आपको रिव्यू दे देता हूं कि जब हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगर कहलाती है तो हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में भी बहुत सी टाइप्स थी, ठीक है। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी की बजाय जब हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर रहते हैं तो हर टाइप, चाहे वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, चाहे वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, चाहे वो क्लस्टर सैंपलिंग है, चाहे वो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है। अभी हमने बाकी टाइप्स को तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी मैंने सिर्फ उनका रिव्यू दे रहा हूं कि इन चारों के हवाले से जब भी हमने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है तो हमारे पास फर्दर जो टेक्निक है वो है विद रिप्लेसमेंट केस और विदाउट रिप्लेसमेंट केस, ठीक है। यानी विद रिप्लेसमेंट में हम सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट में, ये ऑलरेडी बात डिस्कस हो चुकी हुई है कि विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है और विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है। लेकिन अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जब हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर मौजूद हैं
और हमने विद रिप्लेसमेंट में सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, तो टोटल सैंपल्स कैसे आएंगे ये डिस्कस करने लगे हम। सो ये आपने अब याद रखना है, टोटल सैंपल्स इज इक्वल टू कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n। अब कैपिटल N को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इज अ पॉपुलेशन नंबर, ठीक है, यानी टोटल एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। और स्मॉल n को हम डिसाइड कर चुके हुए हैं, बता चुके हुए हैं या पढ़ चुके हुए हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं कि दैट इज सैंपल साइज, यानी एक सैंपल में कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सैंपल साइज कहलाता है। सो अब यहां पे फॉर एग्जांपल मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर एक पॉपुलेशन में 10 एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन का मतलब है कि कैपिटल N इज 10, और हमने जो सैंपल सेलेक्ट करना है स्मॉल n साइज के हवाले से वो 2 है, तो फिर इस केस के अंदर आपके जो टोटल सैंपल्स जनरेट होंगे, टोटल सैंपल्स कैसे होंगे, 10 रेज टू पावर 2। और ये फॉर्मूला कहां से आया, हमने इस चीज को कहां से अंडरस्टैंड किया, दिस इज फ्रॉम दिस वन, यानी कैपिटल N एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, स्मॉल n एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल, सैंपल साइज जिसको हमने कहा। सो 10 रेज टू पावर 2 और हम इसका आंसर लिखेंगे 100। यानी अब आपने ये जहन में रखना है कि अगर किसी पॉपुलेशन में, सेंटेंस को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, कि अगर किसी पॉपुलेशन में 10 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और आपने 2 का सैंपल साइज सेलेक्ट करना है, यानी हर सैंपल में 2 एलिमेंट्स रखने हैं, तो 2 एलिमेंट्स के कितने सैंपल्स बनेंगे, दैट इज 100। ठीक है, इसी तरह मैं चेंज करता हूं, अगर फर्ज कर ले मैं कैपिटल N कोई जगह पर कहता हूं कि जी मेरे पास 8 है जी फॉर एग्जांपल, ठीक है, और स्मॉल n मेरे पास 2 है, तो फिर क्या होगा आंसर, 8 रेज टू पावर 2 64। यानी एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें 8 मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और आपने उस पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना है और वो सैंपल्स में हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल सैंपल्स 2 एलिमेंट्स वाले कितने बनेंगे, 64। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और हम इसको मजीद एनहांस करते हैं कि एक पॉपुलेशन में मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 ही एलिमेंट्स है, लेकिन मेरा सैंपल साइज चेंज होकर 3 हो जाता है। 3 का मतलब क्या है कि हर सैंपल के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, तो फिर मेरे पास टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे, 10 रेज टू पावर 3 यानी 1000 सैंपल्स बनेंगे, और हर सैंपल के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी, 3। ठीक है जी। अब आगे चलिए, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक के तहत आपने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, तो टोटल सैंपल्स कितने होंगे, या वो हमें कैसे पता चलेगा, टोटल सैंपल्स वो क्या होगा, कैपिटल N P स्मॉल n, P स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। ये परम्यूटेशन आप लोग पढ़ चुके हुए, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने रूल्स ऑफ काउंटिंग के अंदर पढ़ा हुआ, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेंबर, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस स्मॉल n फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जी। अब आप यहां पे भी एक एग्जांपल के तहत इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद, पॉपुलेशन के अंदर एलिमेंट्स की तादाद 5 है, ठीक है, और हमने हर सैंपल के अंदर 2 एलिमेंट्स को रखना है, ठीक है, यानी हर सैंपल में 2 एलिमेंट्स हो, टोटल पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो 5 हैं, तो फिर टोटल सैंपल इस केस में क्या होंगे जी, विदाउट रिप्लेसमेंट केस में टोटल सैंपल्स कितने बनेंगे, दैट इज 5p2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5
-2 फैक्टोरियल, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ये ऑलरेडी आप फैक्टोरियल की टेक्निक भी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहां जस्ट मैंने आंसर को पुटअप किया। अब जरा गौर कीजिए, थोड़ा सा माइंड के अंदर लाएं कि अगर यही सिचुएशन हमारे पास होती विद रिप्लेसमेंट केस के अंदर, तो हमारा आंसर क्या होना था, 5 रेज़ टू पावर 2, और उसका आंसर है 25। यानी आप देखिए कि टेक्निक को चेंज करने से नंबर ऑफ टोटल सैंपल्स चेंज हो जाएंगे। अगर विद रिप्लेसमेंट केस में यही सिचुएशन है, यानी टोटल एलिमेंट्स पॉपुलेशन के 5 हैं, आपने सैंपल्स 2 सेलेक्ट करने हैं, साइज 2 के हवाले से देखने हैं, तो टोटल सैंपल्स की तादाद 25 बनेगी। लेकिन अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो सैंपल्स की तादाद कम हो गई। जरा गौर कीजिए, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी ही बात को प्रूव कर रहा है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस रख रहे हैं पॉपुलेशन में, और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो वापस पॉपुलेशन में नहीं भेजते। तो जब हम नहीं भेजेंगे तो ऑब्वियसली उसके सिलेक्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। तो जैसे जैसे चांसेस खत्म होते चले जाएंगे वैसे वैसे वो रिडक्शन आएगी टोटल सैंपल्स के अंदर। सो आप एक चीज और यहां पे याद रख लीजिए कि जब विद रिप्लेसमेंट केस होगा तो सैंपल्स की तादाद ज्यादा होगी, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो सैंपल्स की तादाद कम होगी। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रैंडम डिजिट्स। ये एक टेबल है, ठीक है, जिसमें कुछ डिजिट्स लिखे हुए, और दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। एक्चुअली एक खास सीक्वेंस के तहत वहां नंबर्स लिखे हुए हैं, और वो नंबर्स कहां से लेकर कहां तक हैं, 0 से लेकर 9 तक। तो ये टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने वन सिंगल डिजिट को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द रैंडम डिजिट्स टेबल, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी आपको थोड़ा सा इसको माइंड के अंदर रखना है कि रैंडम डिजिट्स क्या है, कि 0 to 9 आपके रैंडम डिजिट्स हैं, और रैंडम नंबर टेबल क्या है कि जो टेबल रैंडम डिजिट्स से जनरेट हुआ है। दो चीजें हैं, एक है रैंडम डिजिट्स जो कि 0 to 9 आपके पास अवेलेबल होते हैं, और अगर उनमें से कोई एक नंबर आपने सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 होगी। और रैंडम नंबर टेबल क्या है कि एक ऐसा टेबल जो रैंडम डिजिट से जनरेट हुआ है, ठीक है, उसमें डिफरेंट सीक्वेंस और यूं से समझ लीजिए कि एक प्रोसेस के तहत जो है वो नंबर्स डिजिट्स को लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फर्ज कर लें कि आपने 2 सैंपल यूनिट्स का सैंपल सेलेक्ट करना है, यानी एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना है जिसमें 2 यूनिट्स हों, तो फिर आप क्या करेंगे, आप डिजिट्स कंसिडर करेंगे 0 to 99। अब इस सिचुएशन में देखिए कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर 2 डिजिट नंबर वो क्या होगी, 1/100। ये आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, याद रखना आपने, ठीक है। अगर आपने एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करना है कि जिसमें साइज 3 है, यानी 3 एलिमेंट्स हैं, तो फिर आप कौन से नंबर्स को कंसिडर करोगे, 000 to 999। इस तरह इस सिचुएशन में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल है दैट इज 1/1000। इसी तरह ये प्रोसेस जो है वो आगे की तरफ मूव करता रहता है, चलता रहता है, और आपने जितने भी सैंपल साइज का आपने सैंपल लेना है, आप इजीली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये जो 000, 00 ये 0 है, ये है सिचुएशन के मुताबिक, यानी आपने कितने नंबर्स का कॉलम सेलेक्ट करना है टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हमने डिजिट्स कहा है, ठीक है। सो अगर 1 नंबर है तो 1/10, अगर 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो 1/100, और अगर 3 नंबर्स आपने सेलेक्ट करने हैं तो वो क्या कहलाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/1000। अच्छा, अब इसमें जितने भी नंबर सेलेक्ट करते हैं उनकी एग्जिस्टेंस या उनकी नॉन एग्जिस्टेंस वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन में आपने 539 एक नंबर सेलेक्ट किया है, 3 डिजिट नंबर, ठीक है, और किसी दूसरी सिचुएशन में आपने दोबारा आपके पास 539 आ गया,
तो हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है कि इस पहले नंबर की वजह से वो 539 आया, या आपने अगर एक दफा में 539 सेलेक्ट किया है और दूसरी दफा में 538 आ गया है फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये 539 था इसलिए अगला 538 आ गया, क्योंकि रैंडम इंप्लाइज, यानी ये जो रैंडम हमने लिखा भी है वर्ड, इंप्लाइज दैट ऑल ऑफ दीज डिजिट्स, कौन से डिजिट्स, ये जो डिजिट्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि सेम प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। देखिए 0 to 9 अगर एक नंबर सेलेक्ट करना है 1/10, इसीलिए लिखा गया सेम प्रोबेबिलिटी। अगर 00 to 99 अगर एक नंबर आपने सेलेक्ट करना है जो 2 डिजिट नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/100 है। और अगर आपने 000 to 999 एक 3 डिजिट नंबर सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/1000। ठीक है, इसी वजह से ये ब्रैकेट में लिखा है हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। शोज इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस किस चीज की, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन टू अनदर। यानी आप एक नंबर से दूसरा नंबर अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि उसकी एग्जिस्टेंस किसी की नॉन एग्जिस्टेंस की वजह से हुई है या किसी की नॉन एग्जिस्टेंस किसी दूसरे की एग्जिस्टेंस की वजह से हुई है। से दे ऑल आर इंडिपेंडेंट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल यहां पर भी बताई है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ वन कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर। ऑल्सो non-existence or non-occurrence of one digit is not responsible or is not possible, you can say, ठीक है, is the existence or non-existence of the other. So इसलिए आपने माइंड के अंदर रखना है कि ये सारा प्रोसीजर कि जिसमें आप रैंडम टेबल से या रैंडम नंबर डिजिट से आप कोई डिजिट सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सब का सब इंडिपेंडेंस की कंडीशन के अंदर मूव करता है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज के टॉपिक्स को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल। देखिए आपने ये टेक्निक तो अंडरस्टैंड कर ली कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग होती क्या है, ठीक है। फिर आपने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर जब हम विद रिप्लेसमेंट में सैंपल्स की तादाद फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या फॉर्मूला होगा। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं कि सैंपल्स को अगर आपने सेलेक्ट करना है तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड हैं, तो उसमें से दो मेथड यहां पर डिस्कस किए गए हैं। एक है लॉटरी मेथड। आप लॉटरी मेथड को इससे पहले जो समझते होंगे कि ये वो होगा कि जी बाय चांस है कि बाय लक आपको चीज मिल गई है। नो, ऐसा नहीं होता। याद रखिए कि लॉटरी मेथड के अंदर हम डिस्टिंक्ट और डिफरेंट सीरियल नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि 1 से लेकर n तक होते हैं। जरा लॉटरी को एक प्रोसेस को आपने माइंड के अंदर लाना है कि फर्ज कर लो कि एक शख्स है, उसका नंबर, उसके पास लॉटरी टिकट है, उसका नंबर है 589 फॉर एग्जांपल, ये लॉटरी उसकी लग गई है जी, से कुछ पैसों की लॉटरी है। याद रखिए कि ये जो 589 है ये ऐसे ही नहीं है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने भी लॉटरी टिकट्स होंगे उनको एक खास नंबर दिया जाएगा। फर्ज कर लो कि उस सिचुएशन में वो जो लॉटरी कंडक्ट हो रही है उसमें 1000 आपके पास लॉटरी टिकट्स हैं, तो फिर पहले टिकट को एक नंबर दिया जाएगा, दूसरे को 2, फिर 3 एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा और 1000 तक नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे सारे लॉटरी टिकट्स को। एक सीक्वेंस होगा, वो लिखा हुआ है, डिफरेंट सीरियल नंबर्स। ऐसा नहीं है कि एक शख्स के पास अगर नंबर 5 है तो दूसरे के पास भी नंबर 5 हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। नंबर 5 एक ही पर्सन के पास होगा, डिस्टिंक्ट। और इसी तरह नंबर 8 या फर्ज कर लें 340, क्योंकि हमारे पास 1000 लॉटरी टिकट्स हैं, तो 340 जो है वो एक ही पर्सन के पास होगा। फिर क्या होता है कि जब ये लॉटरी टिकट्स उनका एक जो है हिस्सा जो है कंपनी के पास होता है जो लॉटरी निकाल रही है, तो वो क्या करती है कि उन सारे लीव्स को, उन सारे नंबर्स के जो पोर्शन है उन सबको मिक्सअप कर देते हैं। लॉटरी का जो प्रोसेस है
वो एक बॉक्स के अंदर पड़े होते हैं, वो मिक्सअप होते हैं और वहां से एक नंबर चूज कर लिया जाता है एंड दैट इज योर प्राइस फॉर पर्टिकुलर नंबर। सो ये सीक्वेंस है, एक माइंड के अंदर रखना है आपने। ऐसा नहीं होता कि वो जो है वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई नंबर आ जाता है। पीछे एक पूरा डेटा होता है, पूरी सीक्वेंस जनरेट होती है। इसी तरह आपने लॉटरी मेथड के हवाले से व्हील भी देखा होगा कि आप कहीं फॉर एग्जांपल आउटिंग के लिए गए, वहां एक व्हील लगा था, वो व्हील को घुमाते हैं, ठीक है, और आप थ्रो करते हैं कोई नीडल और वो जिस नंबर पे जाकर टच करती है, अगर वो नंबर आपके पास कहीं प्राइस के हवाले से अवेलेबल है तो आपको वो प्राइस मिल जाता है, ठीक है। अब इसी तरह फर्ज कर लें उसी व्हील के अंदर आपने 3 डिजिट्स लेने हैं, यानी आपने प्राइस देना है 3 डिजिट नंबर को। पहले 3 डिजिट नंबर सब लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन अब जीतेगा कौन? 1 से लेकर आपके पास n तक नंबर्स हैं। अब होता क्या है कि फर्ज कर लें एक दफा व्हील को घुमाया और नीडल फेंकी, उसने हिट किया 5 को, 5 लिख लिया गया। अब 3 डिजिट चाहिए, तो फिर क्या होगा? व्हील को दोबारा घुमाया जाएगा, फिर हिट किया जाएगा, फॉर एग्जांपल वो आ गया आपका 3, फिर व्हील को घुमाया जाएगा और फिर उसको नीडल हिट की जाए, हो सकता है वहां पर आ जाए 1। तो 531 जो है वो 3 डिजिट नंबर आएगा। जिस पर्सन के पास वो नंबर अवेलेबल होगा वो आएगा और अपना प्राइस जो है वो रिसीव कर लेगा। सो ये लॉटरी मेथड जो है इस अंदाज में काम करता है। उसके बाद हमने सिंपल रैंडम सैंपल्स को अगर सेलेक्ट करना है तो दूसरी टेक्निक है यूजिंग रैंडम डिजिट्स। यानी अब इससे पहले मैंने आपको रैंडम नंबर टेबल के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी, ये वही टेबल है जहां से आपने नंबर्स को सेलेक्ट करना है। अब उसमें जो है वो डिस्टिंक्ट और सैंपलिंग नंबर्स जो है वो 0 to n-1 होंगे, ये याद रखना है आपने। ये डिफरेंस है 1 to n एंड 0 to n-1, यानी उसकी जो रेंज है वो चूंकि हमने रैंडम नंबर टेबल के हवाले से देखनी है, वो रैंडम नंबर टेबल ऑलरेडी मैं इससे पहले प्रीवियस सेक्शन के अंदर उसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्रीवियस बोर्ड पे मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है कि रैंडम नंबर टेबल क्या होता है। उसी कॉन्सेप्ट को माइंड के अंदर रखते हुए आपने याद रखना है कि जब हमने सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करने हैं, यानी सैंपल्स को सिंपल रैंडम टेक्निक के तहत सेलेक्ट करना है, तो एक मेथड है लॉटरी मेथड और दूसरा है रैंडम डिजिट्स। और रैंडम डिजिट्स कहां से आएंगे? रैंडम नंबर टेबल से। होप आज का लेक्चर आपको यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी थ्योरी के जो पोर्शन को अच्छे तरीके से रिवाइज करें ताकि आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जो न्यूमेरिकल के अंदर आएगी उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।